को समझ में आएगा वो भी पूछेगा, सब लोग पूछेंगे। आइए, आज हम लोगों का उद्देशिका है प्रियम्बल, नया चैप्टर। इसी को प्रस्तावना भी बोलते हैं। आइए देखिए, पहले तो ये समझिए कि कोई भी अधिनियम हो, अधिनियम मतलब एक्ट कौन बनाता है? केंद्र में एक संसद और राज्य में विधानमंडल, पार्लियामेंट, यही दो बनाते हैं। कोई भी अधिनियम बनाया जाता है तो उसमें उद्देशिका शुरू में दी गई होती है। आप पढ़िएगा, BNSS आया है, BNS आया है, नया नया सब। कोई भी अधिनियम बना है, हम करें हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना है, महिलाओं को भी मिल गया उसमें, पुत्रियों को माता पिता की संपत्ति में अधिकार। तो जहाँ भी कोई अधिनियम बनता है उद्देशिका सबसे पहले रहती है। किताब भी आप देखेंगे सबसे पहले पेज पे क्या रहता है? प्रस्तावना। मतलब किस उद्देश्य से ये बुक लिखी जा रही है या ये अधिनियम पारित हो रहा है, उसका उद्देश्य उसी में छिपा रहता है। और आपको हमेशा ये जानना चाहिए कि उद्देशिका सबसे लास्ट में लिखी जाती है। इसीलिए संविधान जब लिखा गया तो सबसे लास्ट में क्या लिखी गई? उद्देशिका। कई बार पूछा गया कि उद्देशिका कब लिखी गई? सबसे लास्ट में, पहली चीज। दूसरा, इसमें याद रखिएगा कि जो उद्देशिका है, प्रियम्बल है, ये वही उद्देशिका है जिसको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जो संविधान सभा की बैठक हो रही थी, देखिए पहली बैठक 9 दिसंबर, यही संविधान बनाया ना, संविधान सभा ही ना, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। फिर एक दिन आराम किए लोग, दूसरी बहुत आराम करते हैं लोग। आप देखेंगे ये लोग जो संसद की कार्रवाई चलेगी, हम बताएंगे, अपना क्लास ये सब बना के रखें 11 बजे। संसद की कार्रवाई कितने बजे शुरू होती है? 11 बजे। बच्चों का क्लास 7 बजे। ये देखिए नौटंकी। और छुट्टी इन लोगों को कितना रहता है? फिर भी 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई। कहीं जा रहे हैं? कोई बात। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, और तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। याद रखिएगा, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू पारित किए क्या? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव जिस दिन प्रस्तुत किए वो तीसरी बैठक थी संविधान सभा की, 13 दिसंबर। और यही उद्देश्य प्रस्ताव, पीछे चला गया क्या? हाँ, इरेज कैसे हो गया? हाँ, अच्छा यहाँ से हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो 13 अगस्त और 13 दिसंबर, कोई बात नहीं, 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक होती है। और इसी दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। यही उद्देशिका प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, है ना? इसी को लक्ष्य प्रस्ताव भी कहा जाता है। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के संविधान की उद्देशिका बनी। क्या बनी? उद्देशिका बनी। यही उद्देश्य प्रस्ताव, ठीक है। इस उद्देशिका के बारे में जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए, यही चल के उद्देशिका बनी लास्ट में। तो उद्देशिका के बारे में अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, जैसे इसमें समझेंगे अलग अलग कथन है। तो इसका मतलब संविधान की भी एक उद्देशिका है, ये भी लिखा गया है, सबसे अंत में लिखा गया। संविधान 2 भाषाओं में लिखा गया है, एक हिंदी और एक
अंग्रेजी में लिखा गया है। उद्देशिका जो इसमें बताई गई है उसकी विशेषता ये लोग क्या बताते हैं, देखिए उद्देशिका को सुभाष कश्यप, डॉक्टर सुभाष कश्यप, एक आपको के मुंशी, 2 नाम, और एक नाम आपको मिल जाएगा इसमें पालकी वाला, N.A. पालकी वाला, N.A. पालकी वाला, पालकी वाला याद रखेंगे। संविधान के बारे में क्या, अरे उद्देशिका के बारे में कहते क्या हैं। सुभाष कश्यप कहते हैं कि जो उद्देशिका है ये हमारी संविधान की आत्मा है। अगर उद्देशिका आत्मा है, उद्देशिका आत्मा है और संविधान उस पर बनी हुई बिल्डिंग है, यानी शरीर है। संविधान उद्देशिका आत्मा है और संविधान उसकी शरीर है। उसी प्रकार जैसे उद्देशिका नींव है, आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ा बिल्डिंग या अट्टालिका, भवन। तो उद्देशिका को कहते क्या हैं, आत्मा कहते हैं संविधान की, और संविधान को उसका शरीर कहते हैं, है ना। उद्देशिका आधारशिला है, बेस है, नींव है, और जो संविधान आगे लिखा गया है वो संविधान उसकी उस पर खड़ी अट्टालिका है, भवन है, बिल्डिंग है, ये कहते हैं सुभाष कश्यप। लेकिन के मुंशी कहते हैं कि जो उद्देशिका है ये हमारी राजनीतिक जन्म पत्री है। क्या कहते हैं, राजनीतिक जन्म पत्री है, यानी राजनीतिक जन्म कुंडली है, पॉलिटिकल होरोस्कोपी है। N.A. पालकी वाला कहते हैं, हाँ उद्देशिका क्या है, पर संविधान को, हाँ संविधान को जानने का या संविधान का परिचय पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड है। अगर संविधान को जानना है तो आप उद्देशिका पढ़ लीजिए, आप जान जाएंगे कि आगे क्या होगा इसमें लिखी हुई बातें। तो संविधान का परिचय पत्र कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, संविधान का परिचय पत्र, आइडेंटिटी कार्ड है संविधान का। तो ये सबका अपना अपना कथन है। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि संविधान की आत्मा कौन है, ऐसे जनरली पूछे तो ये उद्देशिका ही है, और ये संविधान को जानने की कुंजी भी है, संविधान को जानने की चाबी है। कुंजी मतलब चाबी की, संविधान को जानने की कुंजी है। और यही उद्देशिका, अगर ऐसे तो संविधान की आत्मा है, लेकिन पूछ ले कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार संविधान की आत्मा क्या है, तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा है कि वो संविधान की आत्मा है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वहाँ दिया हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो वहाँ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसको भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे मूल अधिकार हैं वे तभी हमें प्राप्त होंगे जब अनुच्छेद 32 रहेगा, क्योंकि जब उसको लागू करा ही नहीं सकेंगे हम, रिट दायर कर ही नहीं पाएंगे हम, मतलब याचिका दायर ही नहीं कर पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट रिट जारी ही नहीं करेगा, तो मूल अधिकार का हमारा उल्लंघन होता रहेगा, हम रोक नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, इतना तो हम लोग जानकारी लिए, लेकिन आप आगे देखेंगे अगला सवाल आता है कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? क्या उद्देशिका, नया क्वेश्चन है, क्या उद्देशिका संविधान का अंग है?
तो इसमें ये सवाल आता है, तो केस 2 बार आया इसमें। पहली बार आया 1960 में बेरुबारी का केस, है ना, ध्यान समझिएगा, बेरुबारी का मामला। वास्तव में बेरुबारी जो है ये भारत का ही क्षेत्र था, लेकिन इसे बांग्लादेश को, लेकिन जब बांग्लादेश को दिया गया तो उस समय बांग्लादेश नहीं था, पाकिस्तान था, पाकिस्तान को, यही मामला था, हम बताएंगे। यानी आज जहां बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान था, वहीं एक बारी था, बारी बगीचा, वही बेरुबारी वाला मामला था। तो वो केस हम बाद में बताएंगे। यहाँ बस इतना ध्यान रखिए कि बेरुबारी का जो मामला था 1960 में सुप्रीम कोर्ट में आया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्योंकि इससे यही सवाल पूछा गया था कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, तो ये पूछने का मतलब क्या था, क्यों पूछा जा रहा था? क्योंकि अगर संविधान का हिस्सा होगा तो संसद इसमें संशोधन कर लेगा अपने हिसाब से, क्योंकि संसद को संशोधन करने का अधिकार है संविधान को। तो इसका मतलब अगर उद्देशिका भी संविधान का हिस्सा है तो संशोधन कर लेगा, हिस्सा नहीं है तो नहीं कर पाएगा। तो बेरुबारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये संविधान का अंग नहीं है। पहली बात, संविधान का हिस्सा नहीं है। लेकिन दूसरी बात ये कहा कि लेकिन जब कभी संविधान में लिखी कोई बात स्पष्ट नहीं है और हमें जानना है तो हम उद्देशिका को देख सकते हैं। यानी संविधान में कोई अनुच्छेद, कोई भी आर्टिकल या कहीं पे कोई बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए हम उद्देशिका का सहारा ले सकते हैं। ये बात इस बेरुबारी के केस में आई। मतलब अंग नहीं है, संशोधन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यही कही गई कि यदि कोई बात संविधान से स्पष्ट नहीं हो रही है, संविधान के उपबंधों से स्पष्ट नहीं हो रही है, जो उसमें प्रोविजन लिखे गए हैं स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो उसको स्पष्ट करने के लिए उद्देशिका का सहारा लिया जा सकता है, ठीक। लेकिन 1973 में दूसरा केस आता है, केशवानंद भारती का केस। कौन सा? केशवानंद भारती का मामला। और एक ऐसा मामला है कि जो बहुत ही चर्चित मामला है और हर बार 2-3 बार में क्वेश्चन आ ही जाता है यहाँ से, केशवानंद भारती का मामला, क्योंकि इसी में पहली बार मूलभूत ढांचा शब्द आया था, बहुत फेमस केस था। 1973 का ये मामला है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 का मामला है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये सवाल पूछा गया था कि क्या, कई सवाल इसमें थे, बहुत बड़ा। आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, संविधान से जुड़ा जो मामला होता है उसके लिए संवैधानिक पीठ, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है। सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जज बैठ करके उस पर बात, मतलब मुकदमे को सुनती है। कम से कम 5 जज, इससे कम नहीं, एक साथ बैठ के सुनते हैं, तो उसको संवैधानिक पीठ कहा जाता है। तो केशवानंद भारती के केस संविधान से जुड़ा हुआ था, संविधान, बेरुबारी वाले में भी संवैधानिक पीठ बैठा, इसमें भी। तो केशवानंद भारती के मामले में ये निर्णय आया कि क्या उद्देशिका संविधान का अंग है, तो ये कहे कि हाँ उद्देशिका संविधान का अंग है। यहीं पे पहली बार आया, उद्देशिका संविधान का अंग है, तब इनका तो एकदम मुंह खुल गया कि अब लप देमन संशोधन कर देंगे, अब क्या दिक्कत है, लपलपा के एकदम लट पलट देंगे पूरा। क्योंकि 1973 के पहले उद्देशिका में कोई संशोधन नहीं हुआ था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है इसके बाद।
अब इनको तो हम लपलपाने लगे, लेकिन एक लाइन बोला, फिर दूसरी लाइन बोला कि उद्देशिका संविधान का अंग है, इसका मतलब आप संशोधन करेंगे ही। तो कहा कि उद्देशिक यानी आप इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन मूलभूत ढांचा को छोड़कर। इसी में ये बात कही गई थी कि संशोधन तो कर सकते हैं उद्देशिका में, लेकिन मूलभूत ढांचा को छोड़कर। तो उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, और उद्देशिका में ही का पूरे संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूलभूत ढांचा को छोड़कर। तो उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है ना, लेकिन मूलभूत ढांचा को, ये मूलभूत ढांचा क्या है? भूत तो सुने हैं रात में घूमते हैं, ढांचा उचा पहन के घूमते हैं तब। हाँ, मूलभूत मतलब मेन भूत, जो असली मालिक भूतों का है। ये मूलभूत ढांचा का मतलब जैसे फंडामेंटल स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल स्ट्रक्चर यानी मूलभूत संरचना। जैसे आप मकान बनाते हैं, ध्यान समझिएगा, पिलर इसकी क्या है? मूलभूत संरचना है। पिलर अगर तोड़ दिए तो मकान पूरा बदल गया। पिलर मत तोड़िए, खिड़की, वहाँ की खिड़की बंद करके इधर खिड़की खोल लीजिए, इधर से दरवाज़ा खोल लीजिए, इधर दरवाज़ा, 2 रूम का 1 रूम बना दीजिए, लेकिन मेन पिलर न बदले, नींव न बदले उसकी मकान की। अगर आप पिलर तोड़ने लगे तो मतलब मकान ही अब बदल देंगे ना, नए ढंग से बनाएंगे मकान। चौड़ा होगा, पतला होगा, छोटा होगा, एक का मकान बनेगा, छोटा छोटा 10 ठो बन जाएगा उसी में। हाँ, कमज़ोर हो मजबूत हो, उससे नहीं, मकान नहीं बदलना है, मकान का। हाँ, तो कहने का मतलब फंडामेंटल स्ट्रक्चर का मतलब है जो संविधान का मूलभूत ढांचा है, जिसके लिए संविधान बनाया गया है, वो मेन ढांचा न बदले। तो यहाँ पे पहली बार मूलभूत ढांचा शब्द आया, और बार बार कई बार कोर्ट में मुकदमा आया, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अलग अलग मुकदमों में अलग अलग पहलुओं को कहा कि ये भी मूलभूत ढांचा है। जैसे उन्होंने बताया कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? संविधान का मूलभूत ढांचा है ना। स्वतंत्रता, समानता, ये सब क्या है? मूलभूत ढांचा। तो आप देखेंगे कि बहुत से तथ्य निकल के आए कि क्या क्या मूलभूत ढांचा है। तो आगे चल के ये सारा आता है कि क्या क्या मूलभूत ढांचा है। तो इसी में पहली बार आया, यानी आप ठीक है छोटी मोटी चीज़ें संविधान में बदल दीजिए, लेकिन मेन नहीं बदल पाएंगे, जो मूलभूत ढांचा है वो न बदले। ठीक, इतना तो ये बता दिए कि चलिए मूलभूत ढांचा छोड़ के हम बदल देंगे, लेकिन किस सवाल मन में आ रहा था कि मूलभूत ढांचा क्या है क्या नहीं है। तो कुछ चीज़ों को गिनाया कि ये चीज़ें मूलभूत ढांचा है। जैसे बार बार सुप्रीम कोर्ट पे रोक लगा दे रहे थे कि आप ये नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है हमारा मूलभूत ढांचा है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण क्या है? मूलभूत ढांचा है। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या है? मूलभूत ढांचा है। तो ये सब मूलभूत ढांचा है, इसको आप रोक नहीं सकते। अच्छा, फिर आगे तीसरा सवाल, इसने तीसरा आंसर दिया कि ठीक है उद्देशिका संविधान का अंग है, संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन क्या उद्देशिका के आधार पर कोर्ट कोई निर्णय दे सकता है? क्योंकि अनुच्छेद के आधार पे तो निर्णय देता है। क्या उद्देशिका के आधार पर कोर्ट कोई निर्णय भी दे सकता है? तो आगे आया कि नहीं, उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है। यही अंडरलाइन कर लीजिए, यही बताया ना, जहाँ खत्म आईएएस शुरू, यहाँ लिख दे रहे हैं, यही है आईएएस का क्वेश्चन, बस खत्म। उद्देशिका न्याय योग्य नहीं है, मतलब न्याय योग्य नहीं है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में हम इसके आधार पे न्याय की मांग नहीं कर सकते, यानी हम मुकदमा दायर करके उद्देशिका के आधार पे कोई न्याय मांग नहीं सकते, है ना। तो ये न्याय योग्य नहीं है।
ठीक है, ये तो चीज़ें हो गई। इसके आधार पे कोई निर्णय भी नहीं दिया जा सकता, और अगर कहीं स्पष्ट नहीं है कि उद्देशिका में क्या लिखा हुआ है तो उसको जानने के लिए अनुच्छेद में क्या लिखा है उसको जानने के लिए उद्देशिका को देखा जा सकता है। चौथी बात इन्होंने कही कि अगर कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पा रही है अनुच्छेद में तो उसके लिए उद्देशिका देख लीजिए, शायद यहाँ स्पष्ट हो जाए क्या कहना चाह रहा है हमारा उद्देशिका। ठीक, ये दोनों केस आया समझ में। तो क्या उद्देशिका संविधान का अंग है? डंडा कहाँ है? अब है ना, पहले नहीं था, अब तो अंतिम निर्णय क्या है? उद्देशिका संविधान का अंग। तुम क्या इसमें संशोधन हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि संविधान का ही तो संशोधन होता है, तो ये भी संविधान का हिस्सा ही है ना, तो इसमें भी संशोधन के हथौड़ी छेनी लेके पूरा सुधारेंगे, इसमें भी संशोधन करेंगे, है ना। ठीक, आंसर यही हो गया ना। तो बेरुबारी में था कि नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती में आया कि है। अब देखिए आगे, हम ये बताना चाह रहे थे कि जो पीठ होती है, यानी जिसको हम लोग बेंच कहते हैं, और एक बार होता है। बेंच और बार रिलेशन आप लोग कभी पढ़े होंगे एलएलबी में। तो बार मतलब वकील, ये वाला बार नहीं कपारे का, बार मतलब अधिवक्ता। अब बेंच मतलब जज, बेंच बार, है ना। ये बेंच नहीं जिसपे वो बैठेगा तब बेंच कहलाएगा, आपके बैठने से नहीं होगा, स्टूल है ये बेंच। अब देखिए, बेंच 3 प्रकार की होती है। हाँ, एकल पीठ, सिंगल बेंच इसको बोलेंगे। कापी बंद कर दीजिए, फिर बोलिए। कापी बंद कर दीजिए, इसके बाद वाला पूछेंगे, इसके आगे एक पेज आगे वाला पूछेंगे। ये डबल बेंच है, क्या है? डबल बेंच। और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, संवैधानिक पीठ। एकल पीठ का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही जज मामले की सुनवाई करते हैं। कितने? अकेले बैठेंगे, अकेले सुनेंगे अपना, हाँ, आप सुनाते रहेंगे। खंडपीठ का मतलब होता है कम से कम, देखिए इंग्लिश, हिंदी बहुत कठिन है, इंग्लिश देखिए तुरंत पकड़ में डबल 2 ठो। खंडपीठ इसे लग रहा है कि उनके धके खंड खंड कर देंगे, मतलब इसे लग रहा है कि वो ऐसे जज हैं कि धके खंड खंड कर देंगे पीठ पाट के। तो डबल बेंच यानी कम से कम 2 जज, इसमें 1 जज। अच्छा, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अभी हम बताएंगे। और संवैधानिक पीठ का मतलब कम से कम, ये कम से कम बोल रहे हैं, लेस देन 5, कम से कम 5 जज। तो संवैधानिक पीठ में कम से कम 5 जज होते हैं। तो ये आपका मामला संविधान से अगर जुड़ा हुआ है कोई मुद्दा और संविधान से रिलेटेड है, तब जज अकेले नहीं सुनते हैं, तब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठती है और कम से कम 5 जज मामले को सुनते हैं। क्लियर? अब यहीं पे ध्यान दीजिए, कम से कम की बात हो रही है। तो क्या खंडपीठ में 3 जज भी बैठते हैं? हाँ, 3 भी बैठ सकते हैं, 4 भी, लेकिन 5 तब संवैधानिक हो जाएगी। लेकिन कम से कम 2 रहने चाहिए। 1 भी बैठ सकते हैं। तो मान लीजिए कल 3 ठो बैठे थे, आज 1 बैठे, बोले कल हम 1 ज्यादा थे। नहीं, जैसे वो कह दे कल यहाँ तो हम 1 बढ़ा के बैठ, जैसे आज बोले कि हम 4 लोग आज बैठ जा रहे हैं, कल यहाँ 1 बैठ जाएंगे।
नहीं बैठेंगे, क्योंकि खंडपीठ में 2 बैठना ही बैठना है ना, कम से कम। ठीक है, अब सुनिए, ये जो संवैधानिक पीठ है उसमें भी बैठी थी केशवानंद भारती के केस में ना। संविधान से जितना भी मामला है उसी में बैठेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, केशवानंद भारती केस क्यों फेमस है? क्योंकि पहली बार मूलभूत ढांचा का शब्द का प्रयोग इसी में हुआ था ना। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, कब का केस है? 1973 से 76 हो गया। 73 का केस है। इसमें कुल कितने जज बैठे थे? 13 जज। और आपको पता होना चाहिए, जब हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय कुल कितने जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में? 7 जज। 7 जज हुआ करते थे कि नोट हो? 7 है ना, 7 जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में। आज कितने होते हैं? कितने? 1 मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश, कुल 34 जज आज हैं। तो बीच बीच में बढ़े। सोचिए 73 का समय है, कितने जज रहे होंगे सुप्रीम कोर्ट में? हमें लगता है 13 तो थे ही, और कुल बैठ गए सुनने। तो सबसे बड़ा वो था भी। अब हो सकता है 13 नहीं 15-16 रहे होंगे। और उस जमाने में समझ जाइए 13 जज बैठ गए मामला सुनने, और इस मामले को सुने। और आज तक इतने जज हो चुके हैं, लेकिन कोई भी ऐसा केस नहीं है जिसमें 13 जज बैठ के मामले को सुने हों। सबसे बड़ी संवैधानिक पीठ उस समय की थी ये। आज तक नहीं बैठा कोई, जबकि 34 जज हो चुके हैं। तो सोचिए कितना जरूरी मामला था, सबसे बड़ा पीठ। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मतलब मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि कौन मामले का मेन सुनवाई, एक अध्यक्ष होता है ना, सुनवाई कर रहा था। तो सीकरी महोदय इसकी सुनवाई कर रहे थे। कौन? सीकरी महोदय की अध्यक्षता में चल रहा था। क्योंकि मुकदमा चलता है, केस जो चलता है, तो एक सारे जजों में एक अध्यक्ष बना दिया जाता है ना, पीठ बैठेगा। तो मेन जज कौन है उसमें? मेन जज कौन है? सीकरी महोदय की अध्यक्षता में। क्लियर? आगे देखिए, ये तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि ये संशोधन हो सकता है अब, क्योंकि इस उद्देशिका संविधान का अंग है। अब आइए, उद्देशिका किसको किसको याद है, किसको किसको नहीं, एक बार हम लिख देते हैं बोर्ड पे, आप लोग भी याद करिए। और कल या आज जब तक क्लास चलेगी तब तक उसके एक एक पॉइंट को स्पष्ट करेंगे हम। तो देखिए, उद्देशिका लिखी कैसे गई है, ध्यान से आप लोग भी बोलते रहिएगा। लिखा है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक या लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं, यहाँ तक तो बनाने के लिए ध्यान रखिएगा, ठीक, तथा उसके समस्त नागरिकों को अब देखिए, नागरिकों को के बाद नीचे आ जाएंगे, समस्त नागरिकों को
सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और न्याय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता, प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता। हाँ हाँ हाँ, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा एवं तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली। देखिए आप लोग भी समझेंगे और इसको समझना ही पड़ेगा। सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। ध्यान से समझिएगा, इतना है हमारा उद्देशिका। आपको ये समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और यहाँ जाके लास्ट में लिखा है, पहले एक तरफ से समझिएगा, इधर लिखा है हम मतलब पता नहीं लोग समझ ले संविधान सभा, नहीं, संविधान सभा ही लिख रही है हम कह के, लेकिन उस संविधान सभा को भेजा कौन है? आप लोग चुन के भेजे हैं ना। संसद जो कानून बनाती है, आप लोग तो चुन के भेजते हैं तो बनाती है, तो समझ बूझ के भेजा करिए बनाने के लिए। कहीं भी भेज देते हैं कुछ काम करने किसी को भी, तो जिसको भेजा करिए समझ बूझ के भेजा करिए। तो वहाँ संविधान सभा बना रही, लेकिन आप ही लोग तो चुन के भेजे थे, जनता ही चुन के भेजी है। तो वही कह रहे हैं कि हम मतलब भारत के लोग। हम का मतलब आगे कामा दे के बता रहे हो। हम का मतलब इमन से हम का मतलब भारत, ये नहीं कि जो टाइप कर रहा है वो टाइपर, ऐसा कुछ नहीं, या टाइपिस्ट, वो नहीं। हम का मतलब भारत के लोग। क्या कर रहे हैं? भारत के लोग, भारत को, देखिए भारत को बनाने के लिए कैसा बनाना है? देखिए, भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न बनाना है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। यानी समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने, ये 5 चीजें बनाया जा रहा है। किसको? भारत को।
भारत को ऐसा बनाना है, किसी के अंडर में नहीं रहेगा भारत। क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। यहां समाजवादी व्यवस्था है, बाद में जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष। पहले धर्म निरपेक्ष था, बाद में इसको कर दिया गया पंथ निरपेक्ष। हम बताएंगे, ये दो शब्द बाद में जोड़े गए। लोकतंत्रात्मक और गणराज, ये सबका मतलब एक एक करके हम बताएंगे। बनाने के लिए किसको? भारत को बना रहे हैं। कौन बना रहा है? अभी बात खत्म नहीं हुई, बात अभी अगले पेज पे खत्म हुई। ये सब कामा कामा लगा के यहाँ खत्म हुआ है, ये करते हैं। अब देखिए, सबका एक एक स्पष्टीकरण देंगे। ऐसा भारत को बनाना है। फिर तथा उसके समस्त नागरिकों को, यानी यहाँ जितने रहने वाले नागरिक हैं सभी, ये नहीं कि कुछ है, सारे नागरिकों को क्या करना है? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाना है। इसीलिए तो तुरंत फट से पहला संविधान संशोधन हुआ, संपत्ति संबंधी अधिकार। तो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाना है। ये न्याय, तीनों तरह का न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। कैसी स्वतंत्रता? विचार की। आप कोई भी विचार रखिए, आप कैसी भी व्यक्ति रखती है, आप किसी भी धर्म में विश्वास करिए, किसी भी कोई भी विश्वास धर्म कोई भी अपनाइए। और पूजा, उपासना, आपका मन चाहे पूजा, आप ऐसे ताली बजा बजा के पूजा करिए, नहीं उछल उछल के पूजा करिए, या गाना सुन के ऐसे, या पानी ऐसे फेंक फेंक के पूजा करिए। आपका मन, उपासना आपको जैसे अच्छी लगे, है ना। या जल गिरा के इसे गोल गोल घूमिए, आपका मन चाहे जैसे उपासना करिए। या फिर अब आप फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ाइए, चाहे जेब में रख के पूजा करिए, दोनों हो सकता है। तो कहने का मतलब उपासना करने के ऊपर है। अब देखिए, ये आपको आज़ादी मिली हुई है, स्वतंत्रता अपने के लिए, नागरिकों के लिए, दूसरे को भड़काने के लिए नहीं। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, समानता कैसा है? प्रतिष्ठा यानी आपकी भी प्रतिष्ठा बनी रहे, किसी की प्रतिष्ठा को ठेस नहीं पहुंचाए, सबकी प्रतिष्ठा बराबर है ना। कोई अमीर गरीब ऊंच नीच, ये नहीं कि ये गरीब है तो हम गाली दे देंगे, ये अमीर है तो नहीं दे पाएंगे, हाँ, खाली मुंह में बड़बड़ाएंगे ऐसे। कहने का मतलब प्रतिष्ठा और अवसर की समता सबको है। अवसर की भी है ना, ऐसा तो नहीं कि आप फॉर्म भर पाएंगे और वो नहीं भर पाएंगे। योग्यता आपके अंदर है, चाहे कोई भी हो, अमीर गरीब सब भर लेंगे, कोई भेदभाव नहीं ना है। ये समता दिलाना है। और सुनिए, ये नागरिकों को दिलाना है। ये तीनों क्या दिलाना है? नागरिकों को क्या दिलाना है? न्याय, स्वतंत्रता और वही हम बताए थे, सामाजिक आर्थिक न्याय की अवधारणा कहाँ से ली गई थी? सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की अवधारणा रूस से ली गई है। अब पढ़े लिखे समझदार हैं यहाँ। आइए, अब ये सब प्राप्त कराना है नागरिकों को। क्या कराना है? क्योंकि मतलब इसका मतलब प्राप्त नहीं था, प्राप्त नहीं था संविधान जब बना था। इसका मतलब ये सब प्राप्त कराने के लिए संविधान बन रहा है। और क्या करने के लिए बन रहा है? उन सब में, किन सब में? जो नागरिक हैं उन सब में, मतलब नागरिक आपस में मार मरौझा न करे लगे हैं, तो उन सब में मतलब नागरिकों को आपस में ना, तथा उन सब में, उन सब मतलब नागरिकों को आपस में व्यक्ति की गरिमा, देखिए गरिमा बनाए रखना है, और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। देखिए ये कह रहा है कि उन सब में जो आपस में जो नागरिक हैं आपस में, वो बंधुता बढ़ाने के लिए क्या करना है? उनको बंधुता बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? बंधुता बढ़ाना है। उन सब में क्या करना है? बंधुता बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? बंधुता बढ़ाने के लिए करना है क्या? क्योंकि राष्ट्र की एकता बनी रहे, अखंडता बनी रहे।
तो राष्ट्र की एकता और अखंडता, व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए, एकदम एश्योर करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए बंधुता बढ़ाना है ना। भाईचारा, बंधुता मतलब फ्रेटर्निटी, भाईचारा, है ना। और भाई का हाल चाल हो गल, है ना। तो दृढ़, अब इतना करना है। देख लीजिए 3 चीज यहाँ बताया, बहुत ज्यादा नहीं बताया, पीछे पलट दे रहे हैं, अभी वाक खत्म नहीं हुआ है, ज्यादा पीछे चले गए, मुकदमा बड़ा बेकार। देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहली बात भारत को कैसा बनाना है, क्या कह रहा है, भारत को कैसा बनाना है, याद रखिए। दूसरा, यहाँ के नागरिकों को क्या क्या दिलाना है, न्याय, स्वतंत्रता और समता। 3 प्रकार का न्याय दिलाना है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दिलानी है और 2 प्रकार की समता देनी है। ये नागरिकों को देना है। ये जब दे देंगे तो हो सकता है कि इतना देने के बाद भी सब आपस में लड़े, तो अब आपस में उन सब में क्या करना है, भाईचारा बढ़ाना है, बंधुता बढ़ाने के लिए। क्यों भाईचारा बढ़ाएंगे, ताकि व्यक्ति की गरिमा भी बनी रहे और राष्ट्र एक रहे और अखंड। हाँ, हिंदू मुस्लिम नहीं करना है रोज रोज, बीच बीच जब चुनाव आए तब, उसके बाद बंद, चुनाव आए शुरू करिए, उसके बाद बंद करिए, बीच बीच में बस। एक दिन तो हम सुने कि उस मस्जिद के नीचे भगवान है, फिर हम बड़ा चिंता में पड़ गए कि भगवान ऊपर से नीचे कब चले गए मस्जिद में, पता बदल दिए कहा वो। हाँ, हो सकता है पहले में रहे हो, बाद में दब गए हो। आइए चलिए, तो बंधुता बढ़ाने के लिए ये 3 काम करना है, 3 ही काम किया गया। भारत को कैसा बनाना, नागरिकों को क्या देना है और आपस में भाईचारा बढ़ाना है, यही 3। अब ये लोग कसम खा रहे हैं, देखिए, दृढ़ संकल्प होकर, मतलब शंकर जी की पिंडी उठाकर, जो जिसकी पिंडी उठा ले, कोई कुरान उठाए, कोई गीता उठाए, कोई गंगा जल से छिड़क कैसे, तो दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में, ये देखिए सभी लोग कसम खा रहे हैं संविधान सभा में, देखिए वहीं बैठ के, जहाँ संविधान बन रहा है संविधान सभा में ही ना, अपनी इस संविधान सभा में कौन, हम वो लोग, हम नहीं वो लोग। अब देखिए, अब कसम ही खा रहे हैं और नाम हमारा ले रहे हैं वो लोग। देखिए कितना व्यवस्थित बना है, ही करे चलाक है। इस संविधान सभा में आज तारीख डेट भी डाल दिए 1949 को। एतद द्वारा मतलब इसके द्वारा, किसके द्वारा, ये, हाँ, ये जो अभी उद्देशिका लिखे हैं इसके द्वारा, एतद द्वारा। व्यंजन संधि है, बता दिया, घोष के बाद सघोष मार देंगे। हाँ, एतद प्लस द्वारा, हाँ, एतद द्वारा इस संविधान को, ध्यान दीजिए, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो पूछता है तीनों क्वेश्चन कि हमारा संविधान कब अंगीकृत किया गया, 26 नवंबर 1949। कब अधिनियमित किया गया, 26 जनवरी हो गया, 26 नवंबर 1949 को। और कब आत्मार्पित किया गया, 26 नवंबर 1949। और कब बना, ये तो लिखा ही नहीं। यही अधिनियमित मतलब बना। हाँ, नहीं तो ये लागू वाला बता रहे हैं सब। ठीक है।